हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस पे। और मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इसमें हम पॉलिटी को समझ रहे हैं। संविधान जो भारत का संविधान है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया है मूल अधिकारों को, और मूल अधिकारों का जो बाद में संशोधन होता है या संशोधनों में जो टकराव रहता है, जो आम जन और उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का, तो जो टकराव था उसको भी समझ लिया कि कैसे कैसे मूल अधिकारों में क्या क्या संशोधन हुए और कैसे कैसे अंततः ये कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है और उसे क्या है, न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। जो संशोधन हो चुका है उसे मतलब उसे न्यायिक पुनर्वलोकन में भी रखा गया है, जो भी मूल अधिकारों में संशोधन होगा। तो आज हम समझने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य की जो नीतियां बनती हैं उनमें इन्हें लागू करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है कि मूल अधिकार जो हैं वो हमें मूल रूप से जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे मूल अधिकार कहलाते हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी एक प्रकार से हमारे अधिकार होते हैं, लेकिन इनको हम गैर न्यायोचित कहते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब क्या है? ये अधिकार हमारे ऐसे होते हैं जो राज्य कितना समर्थ है इस बात पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये राज्य की जिम्मेदारी तो होती है लेकिन बाध्यता नहीं होती है। बाध्यता का मतलब ये हुआ कि राज्य के पास कितने संसाधन हैं। राज्य के पास संसाधनों पर ही डिपेंड करता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से लागू करेगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आज नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर ही देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर ही देंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें अगर, तो ये क्या होते हैं? एक तो ये हमारे अधिकार ही होते हैं। अधिकार का मतलब क्या है? हमारे तो ये अधिकार हैं और राज्य जो भी होता है उसके ये कर्तव्य होते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि ये राज्यों के कर्तव्य हैं और हमारे अधिकार हैं। इसका जो मतलब है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक का मतलब, नीति का मतलब क्या हो गया कि जो भी राज्य नीतियां बनाएगा, राज्य जो भी नीतियां बनाएगा उन नीतियों में इन तत्वों को ये लागू करेगा। दूसरा है निदेशक। निर्देशक भी होता है कहीं कहीं। निदेशक और कहीं कहीं निर्देशक। तो जो निदेशक है, निदेशक का मतलब आप निर्देशक से लगा सकते हैं। निदेशक का जो मतलब है, मीनिंग है, वो आप निर्देशक से लगा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं संघ के द्वारा, या हम यूं कह सकते हैं कि संविधान के आधार पर ये राज्य के लिए निर्देश है कि वो अपनी नीतियों में इन तत्वों का उपयोग करेगा, इनको ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो नीतियां बनाए तो उसमें इन तत्वों का समावेश करे और इनको ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाए। ऐसा ये प्रावधान इसमें किया गया है। अच्छा, ये तत्व होते क्या है? अभी तक हमने मूल अधिकारों को पढ़ा। मूल अधिकारों में हमने जाना कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की, तो धर्म निरपेक्ष कैसे है हमारा राष्ट्र। उसके बाद हमने बात की कि हमारा पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, और हमने कहा कि लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक कैसे है कि लोगों की जो भी बातें हैं उनको सुना जाएगा, लोगों की जो भी बातें हैं उनको माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली किसमें? मूल अधिकारों में दे रखी है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें हमें जो अवधारणा देखने को मिलती है वो अवधारणा है समाजवाद की। एक तो समाजवाद और दूसरा है गांधीवादी। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक गांधीवादी, तो समाजवाद की जो अवधारणा है, आपने जो संविधान में पढ़ा है कि हमारा देश कैसा है, समाजवादी भी है। जो हमारी प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं तो उनके आधार पर जो समाजवाद, जो भारत है उसका जो समाजवाद के दर्शन होते हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में होते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक चीज को बड़े डिटेल में समझेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषताएं हैं उन पे। ठीक है, तो विशेषताएं इनकी क्या क्या है? संवैधानिक निर्देश राज्य के लिए सिफारिशें। कहने का मतलब ये है संवैधानिक निर्देश हैं और राज्य के लिए ये सिफारिशें हैं। राज्य के लिए सिफारिशों का मतलब क्या है कि संघ द्वारा या संविधान द्वारा राज्य के लिए सिफारिशें की गई हैं कि वो ऐसे नीति या ऐसे जो भी तत्व हैं इसमें दे रखे नीति निर्देशक तत्व में उनका समावेश करे और उनको लोगों के लिए जो लाभ है जिसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, इसमें एक टर्म है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या हो गया कि सभी का कल्याण हो। ठीक है, कोई भी कल्याण से वंचित ना रहे, कोई भी वर्ग हो गया, कोई भी समुदाय हो गया, गरीब से गरीब आदमी हो गया, अमीर से अमीर आदमी हो गया, सभी को लगभग लगभग न्याय मिलना चाहिए और सभी का कल्याण होना चाहिए। कोई भी भूखा ना रहे, सभी को 2 वक्त का खाना मिले और सभी अपना जीवन सुखी समृद्धि के साथ बिताएं। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इन नीति निर्देशक तत्वों से समाविष्ट है। ठीक है, इन्हीं में ये निर्धारित है। अब वैसे तो हम इनके आर्टिकल पढ़ लें, हमारा काम चल सकता है, हमारे एग्जाम में अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन चीजों को समझना जरूरी होता है। अगर इनका ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों है, आखिर संविधान में है क्यों, अगर क्यों क्या ये सब चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये जो चीजें याद रखने में समस्या नहीं होगी। समझने का काम केवल इतना सा है। हाँ, ये बात सही है कि आपका फैक्ट रट के भी काम चल सकता है, लेकिन काम चलेगा तब उसके लिए आपको बहुत इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे चीजों को रटने में। और रटने का एक आध पेज तो है नहीं, आपके पास 10-20 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। जीएस में पूरा समावेश है, पूरा सागर है, उसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और वहीं अगर आप रटना सभी को शुरू कर देंगे तो आप कहाँ तक रटेंगे? ठीक है, आप रट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे चीजों को तो उसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। और समझने का जो सबसे अच्छा लाभ है वो यही है कि आपको याद रखने में समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम इनको समझ के पढ़ने वाले हैं, आखिर इनमें है क्या, आखिर ये है क्यों, और उसके बाद जब आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको इनको याद रखने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए समझ लेते हैं। एक तो संवैधानिक निर्देश राज्य के लिए सिफारिशें हैं ये। दूसरी बात क्या है, 1935 के अधीन के अनुदेशों के समान है। 1935 के अधीन अनुदेश क्या थे? 1935 में जो हमारा एक एक्ट पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो वो एक्ट में क्या था? उस एक्ट में इसी तरह के प्रावधान किए गए थे। उस एक्ट में थोड़े से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिखाई देती है। तो जो अधिनियम था 1935 का, उसके अनुदेशों के समान ही उससे हमने इसका कुछ भाग अडॉप्ट किया है जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, वैसे ये कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आयरलैंड से। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान का नाम क्या है? आयरिश संविधान कहते हैं। आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के आयरिश संविधान से हमने इनको अडॉप्ट किया है, वहां से हमने इनको लिया है अपने संविधान में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के संस्थापक। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, अब इसमें आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अभी तक हमने समाजवाद लोकतंत्र को समझा हमने मूल अधिकारों में। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, वो तो लोकतंत्र था, इसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो हमें किस भाग में देखने को मिलती है, तो ये कौन सा भाग है? भाग 4। ठीक है, अभी तक हम 3 भागों को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं भाग 4। और भाग 4 में हमारा क्या दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भाग 4 में हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये इसी में हमारी क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसको किसमें दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उसके बाद गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का मतलब अभी हमने समझा था। गैर न्यायोचित का मतलब सीधे से यही होता है कि इनके लागू ना होने पर या ये अगर राज्य द्वारा ना अपनाए जा रहे हो तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये राज्य पर बाध्यता नहीं है कि
कि वो इन तत्वों को लागू कराए ही, और इसको कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके विपरीत जैसे कि मूल अधिकार हमारे थे, अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है या किसी भी मूल अधिकार को आप या कोई राज्य या कोई अधिकारी आपका हनन करता है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में आप अपना दर्ज कर सकते हैं और वहां से रिटें जारी करी जाती हैं। ठीक है, तो वो बाध्यता होती है। उसमें क्या होता है कि मूल अधिकार का आपका हनन नहीं हो सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या होता है कि इनमें बाध्यता नहीं है, ये राज्य की बाध्यता नहीं है, ये राज्य के कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों को वो निभाएगा, ये बाध्यता नहीं है। बस ये उसके पास उपस्थित संसाधनों पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास संसाधन है तो वो इनको निभाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया? अब ये क्वेश्चन भी बात आती है सामने कि ऐसा क्यों किया गया, ये बाध्यता क्यों नहीं रखी गई? अगर बाध्यता रखी जाती तो शायद अच्छे से तो इसका और इम्प्लीमेंट हो सकता था। अभी कुछ राज्य हो सकता है इसको यूज ना करें, अगर बाध्यता होती तो सभी यूज करते। ये बात भी दिमाग में आने लायक है और आ सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसकी बाध्यता क्यों नहीं रखी गई, इसको न्यायोचित श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि 1950 में जो हमारा भारत था, जो हमारा आजादी के समय भारत था, उस समय जो स्थितियां थी वो अब से अलग स्थितियां थी। अब से अलग स्थितियों का मतलब क्या है? 2 वक्त की जो रोटी है वो मिलना ही बड़ी बात थी। क्योंकि इस समय क्या था, हमारे पास जो हमारा खाद्य है, खाद्य में भी हम क्या थे? आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें खाद्य के लिए भी क्या करना पड़ता था कि आयात करना पड़ता था। ठीक है, तो भारत की जो जनता थी उस समय, क्योंकि देश आजाद हुआ था और देश आजाद होने के साथ ही क्या हुआ? विभाजित हो गया था। तो बहुत बड़ा एक पार्ट था, जो उपजाऊ भूमि का पार्ट था, वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में जाने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो उत्पादन था वो कम हो गया और हमारी जनसंख्या अधिक थी। तो जनसंख्या अधिक और उत्पादन कम होने की वजह से क्या हो सकता था, उस टाइम इन तत्वों को हम क्या इस श्रेणी में नहीं रख पाए। क्योंकि अगर हम इसको इस श्रेणी में रखते कि सभी के लिए आपको जो कहते हैं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी है, सभी को और सुविधाएं देनी है, सभी को आपको देना है कि उनको रोजगार देना है। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं सारे, अगर ये राज्यों पर इतना बोझ डाल दिया जाता, जो कि राज्य उस समय उनकी हालत अच्छी नहीं थी। ठीक है, उनकी जो स्थितियां थी वो विपरीत परिस्थितियां थी, उनमें गुजर रहा था भारत। तो उस समय अगर ये बाध्यताएं राज्य पे लाद दी जाती तो राज्य शायद इनको लागू नहीं करा पाता, या कह सकते हैं कि ये जो कर्तव्य थे राज्य के उनको उतने अच्छे से निभा नहीं पाता। तो इसीलिए क्या किया गया कि इनको हमने क्या किया? गैर न्यायोचित श्रेणी में रखा। ठीक है, अगर न्यायोचित श्रेणी में रखते तो ये बाध्यता होती और राज्यों पे अधिक बर्डन पड़ता। ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है जो कोई काम नहीं कर पा रहा है और आपने उस पर बाध्यता कर दी कि नहीं ये तुम्हें करना ही है, तो क्या होगा? तो उसकी शारीरिक जो समस्याएं हैं उत्पन्न हो सकती हैं और उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो वैसी चीजें थी कि उस टाइम जो राज्य थे उनके पास ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां नहीं थी कि वो इन तत्वों को जिसे कहते हैं डंडे के जोर पे लागू कर सकें। क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको एक तरह से डंडे के जोर पे लागू कराया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हनन हो रहा है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, वो हमारे मूल अधिकार हैं और उनका हनन कोई भी नहीं कर सकता है। अगर परिस्थितियां सामान्य है तो किसी किसी विशेष परिस्थिति में, आपातकाल स्थिति में कुछ मूल अधिकार हमारे क्या होते हैं, उन पे बाध्यताएं लगती हैं। लेकिन जो हमारी सामान्य परिस्थितियां होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए क्या हुआ था, 1950 का जो हमारा भारत था, इसी की वजह से क्या हुआ, इन्हें गैर न्यायोचित श्रेणी में रखा। और उस समय जो भारत की जो दशा थी या भारत के राज्यों की जो दशा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और ये सही भी था, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस पे? ये राज्य के पास उपस्थित संसाधनों पे डिपेंड करता है। अगर राज्य के पास अच्छे संसाधन होंगे तो इनको वो लागू कराएगा। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ये निर्देश भी है, ये संविधान का निर्देश भी है, संवैधानिक निर्देश है और इसका पालन उसे करना है, लेकिन बाध्यता नहीं। ठीक है, तो इनको आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से हमारे संविधान में रखे गए हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी विधि या कानून है
जिसके निर्धारण में हमें जो क्लियर नहीं हो रहा है उसे अगर क्लियर करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि किसी भी विधि के बारे में जो अंतिम निर्णय सुनाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि कोई भी कानून है उसकी व्याख्या या संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो वैसे ही अगर किसी ऐसे तत्व की व्याख्या करने, कोई संवैधानिक टर्म है जिसकी व्याख्या करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसमें, किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण में सहायक है। तो उसकी संवैधानिकता अगर हमें निर्धारित करनी है तो हम इनकी सहायता उसमें ले सकते हैं, ये है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। पहली क्या, संवैधानिक निर्देश राज्य के लिए सिफारिशें हैं। 1935 के अधिनियम से इसके अनुदेश लिए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, गैर न्यायोचित होते हैं, और क्या होता है, विधि के संवैधानिकता के निर्धारण में ये सहायक होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, वैसे तो आपने देखा होगा कि क्रम से आर्टिकल वाइज इसको लोग पढ़ते हैं, तो आर्टिकल वाइज अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप इनकी जो प्रकृति है उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें पहले आर्टिकल में कुछ और, दूसरे आर्टिकल में कुछ और, तीसरे आर्टिकल में कुछ और, इस तरह से दे रखा है, मतलब एक क्रम में नहीं दे रखे हैं। तो उस क्रम को, आपको जो क्रम बना रहे आपके दिमाग में ये अच्छे से सेट हो पाए, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, जो समाजवादी विचारधारा से हमारे ओतप्रोत हैं, जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमारे इस श्रेणी में रखे गए। उसके बाद गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी, ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कैसे हैं, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित, और ये हैं हमारे लिबरल मतलब उदारवादी। तो इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है, एक तो हो गए समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। इन 3 श्रेणियों में हमने इनको रखा है, और तीनों श्रेणी में से जो हमारे समाजवादी हैं वो कौन कौन से हैं, 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से और 47, ये जो आर्टिकल हैं ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे समाजवादी आर्टिकल हैं। उसके बाद अगर गांधीवादी की बात करें तो गांधीवादी में कौन कौन से, 40, 43, 43 बी, और उसके बाद 46, 47 और 48, तो ये आर्टिकल हमारे कौन से हैं, ये गांधीवादी है। इसको आप ब्रीफ में, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उदारवादी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से, 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51, ठीक है। तो ये हमारे, हमने 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि संविधान की अगर हमें जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें हमें पढ़ना है तो एक ये कमी भी है, इनको क्रम में नहीं रखा गया है। अगर हम इनको क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हें 3 भागों में कुल मिला के आप बांट सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, इनको डिटेल में समझ लेते हैं जिस प्रकार से हमने इन्हें बांटा है। पहले हमारे हैं समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा से संबंधित जो भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो इस प्रकार है। इसमें हम समझ लेते हैं आय की असमानता को कम करने के प्रयास, ठीक है। आय की जो असमानता है, समाजवाद का मतलब क्या है, सभी को साथ लेके चलना है, ठीक है, सभी का विकास करना है, सभी को भोजन उपलब्ध कराना है, सभी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो ये जो विचारधारा होती है ये समाजवादी विचारधारा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, आय की असमानता को कम करना, पहली बात। और ये किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 38(2) में, ठीक है। उसके बाद काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। जैसे अभी हमने क्या कहा कि हमें समाजवाद की तरफ बढ़ना है, तो काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं मतलब मानव से उचित। अब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, आप उससे जबरदस्ती काम कराए जा रहे हैं। आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है, अगर उसकी मान लीजिए कोई महिला है, उसको कोई प्रसूति सहायता देनी है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसे समय से गुजर रही है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उस तरह, और उनके अंतिम दिनों में ऐसी समस्या है कि आप उससे जबरदस्ती कहें कि हाँ हमारे यहाँ आपको काम पे आना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इससे क्या होता है, इससे बहुत बुरा फर्क पड़ेगा हमारे समाज पे। तो इन सब चीजों को लागू कराने के लिए जो समाजवाद की अवधारणा है, जिसे कहते हैं कि मानवोचित दशाएं, मानवों के लिए जो उचित दशाएं हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उन दशाओं को उपलब्ध कराया गया है।
और ये कौन सा है हमारा आर्टिकल 42 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसको मजदूरी मिल रही है, तो अगर उसको इतनी मजदूरी मिल रही है कि वो 2 वक्त का अगर खाना भी नहीं कमा पा रहा है और 2 वक्त का सही से खाना नहीं खा पा रहा है, तो ऐसी मजदूरी किस काम की। तो इसीलिए सरकार ने या हमारे संविधान ने ये प्रावधान किए हैं नीति निर्देशक तत्वों में कि उस व्यक्ति को कम से कम 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल सके, इतनी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। तो ये एक लिमिट होती है जो राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है कि इससे कम मजदूरी कोई भी व्यक्ति जो नियोजित करता है व्यक्तियों को वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा 43 में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो समाजवाद के आर्टिकल है वो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ कि ग्राम पंचायतों का संगठन। गांधी जी के विचार क्या थे, ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो भारत है वो हमारा गांवों में बसता है। गांवों में बसता का मतलब क्या है, गांधी जी ने हमेशा गांव को प्राथमिकता दी। ठीक है, जो भारत है, भारत का संगठन या भारत जो बना है हमारा राष्ट्र, वो गांव से मिलकर बना है। तो गांव की अवधारणा सबसे पहले उनके विचारों में आती है। ग्राम पंचायतों का संगठन हमारा अनुच्छेद 40 में किया गया है और इसमें हमारे ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है। तो ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हमारा आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं मादक पेयों का प्रतिषेध। मादक पेयों का प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ, गांधी जी अहिंसा पर बल देते थे। गांधी जी मादक पदार्थों का निषेध पर बल देते थे कि आपको कोई ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, और ये जो मादक पदार्थ होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, कोई व्यक्ति चरस, गांजा या ऐसे सेवन करता है, तो वो एक तो अपना जो धन है उसको व्यर्थ करता है, और धन व्यर्थ करने से क्या होता है, परिवार में कलह मचता है। जो पैसा उसको बच्चों की शिक्षा पर लगाना चाहिए, जो पैसा उसको अपने घर की उन्नति में लगाना चाहिए, वो जुए में, शराब में, उसमें उड़ा के आता है। और इससे क्या होता है, उसके परिवार की स्थितियां खराब हो जाती हैं। परिवार की स्थितियां खराब होने से क्या होगा, बच्चों का जो भविष्य है वो भी खतरे में जाएगा और आगे चलकर बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। केवल एक समस्या से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं को उत्पन्न ना होने दिया जाए, इसीलिए गांधीवादी जो विचार हैं उनमें ये प्रावधान किया गया कि मादक पदार्थ होते हैं जो, उनका प्रतिषेध या उनको रोका गया। किसमें, अनुच्छेद 47 के तहत हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे मादक पदार्थ हैं उनका सेवन से निषेध करते हैं। उसके बाद दुधारू पशुओं का परिरक्षण। ठीक है, दुधारू पशुओं का परिरक्षण मतलब जो दूध देने वाले पशु हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो बच्चा होता है, कोई भी बच्चा जो शिशु होता है, वो शिशु जब उत्पन्न होता है तो उसका मुख्य भोजन क्या होता है, दूध। ठीक है, तो जो माता का दूध लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारे जीवन यापन में वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका दुधारू पशु होते हैं उनका परिरक्षण का जो अधिकार है वो हमारा किसमें है, अनुच्छेद 48 में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये हमारा गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, जो प्रावधान है, ये मुख्य प्रावधान है। अगर इनको कभी पूछा जाए कि गांधीवादी विचारधारा किन आर्टिकल्स में या किन नीति निर्देशक तत्वों में दिखती है, तो आप इनका आंसर इनमें से अगर कुछ दे रखा होगा उसमें लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स केवल आपको फैक्ट्स पढ़ाती हैं, आपको लाइन से आर्टिकल दे देंगे जिनको आप समझ नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तभी बच्चा कहता है कि सिलेबस में से ही नहीं आया, बुक में से फंसी नहीं बात। ठीक है, बनी ही नहीं बात, तो बनेगी कहाँ से बात, आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो बात बनेगी, जरूर बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम उदारवादी विचारधारा से संबंधित आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए उदार होना चाहिए, जो राज्य होना चाहिए, जो राज्य के, क्योंकि ये कर्तव्य है, तो राज्य जब भी होगा वो सभी के लिए उदार होना चाहिए। उदार का मतलब क्या हुआ कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई भी व्यक्ति है उसको समान रूप से न्याय उपलब्ध कराया जाए और निःशुल्क रूप से विधिक सहायता। कहने का मतलब ये है, किसी व्यक्ति के पास अगर वकील करने भर को पैसे नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसका शायद यहाँ है भी नहीं, उसके आसपास कोई उसका संरक्षक नहीं है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई बूढ़ा है जिसको शायद कोई उसका अपना नहीं है, तो उस तरह से अगर उस पर कोई ऐसा
केस या कुछ भी ऐसा आ जाता है तो क्या करे वो, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, विधिक सहायता का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 39 का में ये प्रावधान किया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य जो है उसको समान न्याय उपलब्ध कराएगा और निःशुल्क रूप से विधिक सहायता भी देगा। विधिक सहायता का मतलब है वकील भी उपलब्ध कराएगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कहने का मतलब है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी समुदाय से संबंधित हो, सभी को क्या है, काम मिलने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कोई अगर लोक अधिकारी है जिससे उसको अपना कुछ काम कराना है या उसका कोई काम है तो वो वहां जा सकता है, अपनी लोक सहायता भी प्राप्त कर सकता है और काम और शिक्षा भी अपनी प्राप्त कर सकता है। इसका अधिकार सभी को है और ये राज्य द्वारा उदारवादी लक्षण है, तो ये उदारता है कि सभी को दिया गया है। ठीक है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव इस तरह का नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए आप इस धर्म से संबंधित है तो आपको रोका जाए, या आप किसी विशेष जाति से संबंधित है तो आपको रोका जाए, ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और ये प्रावधान जो हमारा है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में दे रखा है, 41 में दे रखा है। एक समान सिविल संहिता, तो एक समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसमें लागू है आपको पता है, ये गोवा राज्य में लागू है। ठीक है, गोवा राज्य में हमारी एक समान सिविल संहिता लागू है और कहीं पे अभी एक समान सिविल संहिता लागू नहीं हो पाई है। तो ये कभी कभी आलोचना में भी लेते हैं लोग कि जो प्रावधान एक समान सिविल संहिता का किया गया है वो अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अभी भारत के हर राज्य की स्थिति अलग अलग है और वो इसीलिए पूरे राज्य में जो स्थितियां हैं अलग अलग भाग में अलग अलग हैं, तो उस वजह से जो एक समान सिविल संहिता है वो सभी जगह लागू नहीं हो पाई है। केवल गोवा राज्य में अभी हमें एक समान सिविल संहिता देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे उदारवादी विचार। उसके बाद हम बात करते हैं गैर न्यायोचित बनाए जाने के कारण। तो गैर न्यायोचित बनाए जाने के क्या कारण थे, अभी हमने समझ लिया। पहले तो हमने समझ लिया था कि राज्यों के पास जो संसाधन है वो अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो राज्य इनको न्यायोचित बनाए दिया जाता, तो ये राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ हो जाता। ठीक है, वो इसको शायद इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए देख लेते हैं, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव। तो पहला तो यही है कि अगर हम काम और शिक्षा और सारे प्रावधान की हम मान लीजिए चिकित्सा सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराना है और हमारे पास वित्तीय सहायता जो है या वित्त उपलब्ध नहीं है, तो हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, अगर राज्यों पर ये बाध्यता होती तो ये उनके ऊपर बोझ हो जाता, और वो शायद बोझ हो जाता तो जो राज्यों की स्टेट जीडीपी होती है वो क्या हो जाती, निगेटिव चली जाती, और उससे क्या होता और नुकसान हो जाता। तो इसीलिए इनको बाध्यता नहीं दी गई है। उसके बाद क्या होता है, व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन। ठीक है, व्यापक विविधता और पिछड़ापन का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं पे क्या है बहुत विविधता है, कहीं कहीं पे बहुत पिछड़ा है और कहीं कहीं पे क्या है अच्छे लोग रहते हैं। तो हमें अगर समान रूप से सब जगह लागू करते तो जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाते, जो पिछड़े हैं वो वहीं रह जाते। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे पिछड़ा भाग है और वहां हमें अधिक काम करने की जरूरत है, उन लोगों को हमें अधिक सहायता देने की जरूरत है। तो इस पिछड़ापन को हमने ध्यान में रखा, इसीलिए भी ये क्या है, इसको गैर न्यायोचित बनाना सही था। उसके बाद राज्य पर अनावश्यक भार डालने से बचाव। ठीक है, वो अभी हमने बात करी ली कि अगर हम ऐसा करते कि राज्य के पास वित्तीय संसाधन नहीं होते, तो अगर हम इस पे बाध्यता लागू कर देते कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो न्यायोचित है, ठीक है, इनके लिए न्यायालय भी जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति चला जाता कि मुझे काम नहीं मिला है, मुझे काम दो, मुझे काम दो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता, राज्य के पास अगर संसाधन नहीं है तो राज्य काम कहाँ से देता, और पूरी इतनी बड़ी जनसंख्या को और पूरा राज्य कैसे उसको उपलब्ध कराता, जो भी वित्तीय सुविधाएं हैं तो वो राज्य के अनुसार है कि अगर राज्य के पास संसाधन उपलब्ध है तो राज्य करेगा और नहीं है तो वो कहां से करेगा, ये बात थी। इसीलिए इसको गैर न्यायोचित श्रेणी में रखा गया। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं आलोचना। इसकी आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि आलोचना तो हर चीज की होती है, चाहे कोई भी आप सही काम करिए, और जो लोग गलत करते हैं उसकी भी होती है और सही कामों की भी आलोचना होती है। कुछ 1% लोग हैं वो, उनको आप कभी संतुष्ट कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोई कानूनी शक्ति नहीं है।
अब कोई कानूनी शक्ति का मतलब क्या है? अरे अभी आपको बता तो दिया कि इसको कानूनी शक्ति क्यों नहीं बनाया। अरे कानूनी शक्ति बना देते तो राज्य करता कहां से इसको, उसके पास जब संसाधन ही नहीं होते तो। ठीक है, तो ये वाली बात है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको कोई कानूनी शक्ति नहीं है, दे दिए हैं बस अधिकार, लेकिन उनको न्यायालय द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता है, तो फिर क्या ही फायदा है इनका। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इसलिए दिए गए हैं कि जब राज्य नीति बना रहा होगा, अगर उसके पास संसाधन उपलब्ध है तब तो वो इसका ध्यान रखेगा और उससे बहुत लोगों को लाभ भी मिलेगा, तो इसीलिए इनको बनाया गया है। उसके बाद तर्कहीन व्यवस्था। अब तर्कहीन व्यवस्था का मतलब है कि इस पे आप तर्क नहीं कर सकते। तर्कहीन व्यवस्था का वही मतलब है कि आप न्यायालय जा नहीं सकते, तो आप तर्क कर नहीं सकते, आप राज्य से विवाद कर नहीं सकते कि आपने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, उस पर कोई बाध्यता है नहीं, तो ये तर्कहीन व्यवस्था इन्होंने बताया। रूढ़िवादी, इन्होंने कहा कि ये रूढ़िवादी है, ये पुरानी विचारधारा पे आधारित है, गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है या समाजवादी विचारधारा पे आधारित है, और ये रूढ़िवादी तत्व है। ठीक है, तो रूढ़िवादी भी कुछ लोगों ने इनको कहा है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं संवैधानिक टकराव। अब ये संवैधानिक टकराव क्या था? संवैधानिक टकराव का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो हमारे मूल अधिकारों में है उनसे टकराव हो जाता है। मूल अधिकारों में जो प्रावधान किए गए हैं, मूल अधिकारों में कहीं कहीं प्रावधान किए गए हैं कि सभी के लिए समान रूप से सारी चीजें लागू होंगी, जो भी नियम कानून होंगे, तो उसी आधार पे क्या हुआ कि एकाध केस हुए, उसमें क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में एक महिला जाती है, वो एक उनको लेना था वहां एडमिशन, तो एडमिशन उनसे कहा गया नहीं, यहाँ पे सीटें जो है फुल हो चुकी हैं। तो वो सीटें फुल होने के बाद उन्होंने कहा नहीं, सीटें तो अभी बची हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो जो आरक्षण वाली समस्या थी तो उसको इसमें रखा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें कुछ वर्गों को आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों में कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया, और इसमें कहा गया कि समान न्याय, समान शिक्षा, समान सब चीज समान होगी। ठीक है, सब कुछ समान होगा, और मूल अधिकारों में कुछ जगह आरक्षण किया गया, तो वहां पे कुछ टकराव जैसा हो जाता है कि इन दोनों में जो मूल अधिकार है या जो संविधान है उसमें हमारा नीति निर्देशक तत्वों के साथ टकराव हो जाता है। उसके बाद हम आलोचना हो गई, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। अब हम इनको एक सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये है जिस तरह से इन आर्टिकल्स को दे रखा है, इनको एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने इनको डिटेल में समझा कि ये है क्या, अब इनके आर्टिकल जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि ये आपको शायद इस तरह से याद रह जाए, जिस तरह से आपको आसान लगता है आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो हमारा 36 दे रखा है, क्योंकि ये 36 से 51 तक दे रखे हैं, 36 से 51 आर्टिकल तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर बात करें तो 4 भाग में जो हमारा भाग है वो कौन सा है, तो भाग 4 में ये दे रखे हैं, और इसके बाद जो भाग आता है वो कौन सा आता है, 4A, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हम भाग 4 में और 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं। इसमें हम पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है विषय वस्तु राज्य की परिभाषा। ठीक है, कोई भी भाग शुरू होता है इस तरह का तो उसमें पहला आर्टिकल बहुत जगह, ये जो संविधान है हमारा उसमें कई जगह पे राज्य की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 37 आर्टिकल की। इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू कराना, कि इन सिद्धांतों को लागू कैसे कराया जाएगा इसका प्रावधान हमारा 37 में दे रखा है। उसके बाद 38 जो हमारा आर्टिकल है 38, उसमें राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य द्वारा जो जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये किसमें दे रखा है, 38 में। 39 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, मतलब राज्य उनको अनुसरण करेगा, किसमें, 39 में दे रखा है, राज्य के अनुसरण करने के लिए कौन से नीति सिद्धांत होंगे। उसके बाद 39A में बात करें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 41 में क्या दे रखा है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। तो आर्टिकल 41 भी कई बार पूछा गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के जो कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको मार्क करते जा रहे हैं और इनको आप याद ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 42 की बात करें, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। तो जो हमारी महिलाएं होती हैं उनके जो मातृत्व अवकाश होता है उसकी व्यवस्था किसमें की गई है,
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और कौन से आर्टिकल में 42, ठीक है, 42वें अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है जो मातृत्व अवकाश होता है, जो हमारी महिलाएं होती हैं तो उनको जो प्रसूति सहायता मिलती है। उसके बाद हम 43 आर्टिकल की बात कर लेते हैं, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि, ठीक है। 43 में क्या दिया गया है कि जो कर्मचारी होंगे हमारे, जो भी व्यक्ति होंगे जो कहीं काम करते हैं, तो उनको इतनी निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराई जाए जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। उसके बाद 43A आर्टिकल कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, जो भी उद्योग होगा उसके प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता दी जाएगी, उनकी सहभागिता ली जाएगी। उसके बाद 43B में क्या कहा गया है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, तो ये आप याद रखेंगे, ये एक आध बार पूछा गया है। 43B में सहकारी समितियों का को प्रोत्साहन, जो भी सहकारी समितियां, अब सहकारी समितियां क्या होती हैं, सहकारी समितियों का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी सहकारी या इन्हें कह सकते हैं जो एनजीओ होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोत्साहन किसमें दिया जाता है, 43B में। उसके बाद 44 में क्या होता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था अभी, ये गोवा में लागू है। उसके बाद 45 में बात करते हैं बालपन, पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा जो प्रावधान किया गया है, ये किसमें किया गया है, बालपन से पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, जो छोटे बच्चे होंगे, जिसके तहत आप देखते हैं आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रावधान भी हमारा नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया है, ठीक है, जो आंगनवाड़ी में पाठशालाएं लगती हैं जिनमें छोटे बच्चे जाते हैं, तो उसका प्रावधान हमारे कौन से आर्टिकल में, 45। उसके लिए उसके बाद क्या है, 46 आर्टिकल, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है, तो जो भी अगर हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST होंगे, उसके कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के प्रावधान किसमें किया गया है, ये हमारा 46 आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद 47 में, ये इंपॉर्टेंट है, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार के कर्तव्य। तो एक तो इसमें पोषाहार की बात की गई, जीवन स्तर सुधारने की बात की गई है और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की बात की गई है। तो ये सारे क्या है, जिम्मेदारी है राज्य की, और इनका प्रावधान किसमें है, 47 आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है, जो कृषि और पशुपालन का संगठन होगा वो किसमें दे रखा है, 48 आर्टिकल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कृषि एवं पशुपालन संगठन ये किसमें है, 48। 48A में क्या दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव जीवों की सुरक्षा। तो ये आर्टिकल कभी कभी आपसे इन्वायरमेंट में पूछ लिया जाता है, आप इसको याद रखेंगे, 48A आर्टिकल। उसके बाद 49 की बात करें, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जो भी स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्थान होते हैं और वस्तु होते हैं, उनका संरक्षण हमें करना है, ये प्रावधान हमारा किसमें है, 49 में। उसके बाद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है उनका अलग अलग होना, ये इसका प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, 50 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो हमारा न्यायपालिका होगा और जो हमारी कार्यपालिका होगी वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अगर इनमें सामंजस्य या ये एक दूसरे से मिले रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें समस्याएं हो सकती हैं कि कार्यपालिका कभी कभी न्यायपालिका पे कुछ जोर बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं और अपने स्वतंत्र हैं एक दूसरे के लिए। ये न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, उस पर कार्यपालिका का कोई भी जोर नहीं होगा, जिससे जो न्याय है वो न्याय जिसे कह सकते हैं कि निरपेक्ष रूप से हो, किसी का उसमें वो हस्तक्षेप ना हो पाए, जो न्याय है वो एकदम सही ढंग से होता रहे। उसके बाद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आर्टिकल 51 में क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन किसमें किया गया है, ये हमारा आर्टिकल 51 में किया गया है। तो ये हमारे जो हमारा नीति निर्देशक तत्व थे उससे संबंधित सभी आर्टिकल थे, इनको हमने एक जगह समझ लिया, ठीक है। आप वीडियो को एक दो बार यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, जिससे इन आर्टिकल्स को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे आर्टिकल। अच्छा, इसमें जो निर्वाह वेतन है और जो काम देने के लिए है, ठीक है, ये जो कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि का प्रबंधन, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट आर्टिकल था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, न्यायोचित मानवीय कार्य क्षमताओं को मातृत्व सहायता,
ठीक है, इन आर्टिकल्स को कुछ को आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा, ठीक है, राज्य अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इनको आपको याद रखना है, इन आर्टिकल्स को भी। और हमने जो समझा पीछे उसको भी हमें याद रखना है कि कौन कौन से हमारे आर्टिकल गांधीवादी हैं, कौन कौन से समाजवादी हैं और कौन कौन से हमारे उदारवादी हैं। तो आई होप आपका जो आज का एपिसोड था हमारा वो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की जो क्लास थी उसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीटली समझ लिया है, क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे जो प्रावधान किए गए इसमें, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से आर्टिकल इसमें क्या क्या प्रावधान। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की ये सीरीज चल रही है, इसका आप लाभ लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका अगर कोई भी एग्जाम है जो आगे आने वाला है तो सभी में लगभग पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉलिटी को अगर आपको ढंग से समझना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।